अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी की। प्रीवियस रिकॉर्डिंग में हमने डिस्कशन किया था रिगार्डिंग नेचर ऑफ फर्म, टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स एंड प्रॉफिटेबल पोजीशन की। उसी की बेसिस पे हम अपनी डिविडेंड पॉलिसी बनाते हैं, उसी की बेसिस पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी बेस करती है। तो हमने इसमें टाइप्स डिस्कस की थी कि कौन कौन सी है: रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी एंड नो डिविडेंड पॉलिसी। इंट्रोडक्टरी लेवल पे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी में इनकी बेसिस क्या है। रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी एक सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट हम तय कर लेते हैं कि हमें इतना रेगुलर डिविडेंड देना है। अब रेगुलर डिविडेंड एनुअल बेसिस पे दे रहे हैं, सेमी एनुअली दे रहे हैं, क्वार्टरली दे रहे हैं, डिपेंड्स करता है कि हमारी रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी क्या है। ठीक है। सेकंड आ जाते हैं स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी में एक ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशंस क्या होंगी, क्या नहीं होंगी, प्रॉफिटेबल वेंचर होगा या नहीं होगा, क्या कुछ भी होगा, एक स्टेबल, एक कंसिस्टेंट डिविडेंड ऑर्गेनाइजेशन देता ही रहेगा। There is a difference between regular dividend policy and stable dividend policy, which we will discuss in detail in later slides. Let's move toward third type of dividend policy, irregular dividend policy. Irregular dividend policy नाम से ही clearly जाहिर है कि आप इसमें डिविडेंड किस तरीके से देते हैं। अगर बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया है, अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है, सीजनल बिजनेस हुआ था, बहुत अच्छा सीजन गया है ओवरऑल, तो हम उनको एडिशनल दे देते हैं। अगर नहीं हुआ तो नहीं देंगे। अब डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ फर्म क्या है, टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स क्या है, प्रॉफिटेबल वेंचर हुआ है या नहीं हुआ ड्यूरिंग द ईयर, तो उसकी बेसिस पे हम डिविडेंड देते हैं। ज्यादा हुआ ज्यादा दे देंगे, नहीं हुआ नहीं देंगे, कम हुआ तो कम दे देंगे। डिपेंड करता है एंटायरली बिजनेस की कंडीशन पे। नेक्स्ट इज नो डिविडेंड पॉलिसी। एक ऑर्गेनाइजेशन, उसका गुडविल है, नाम है, सब कुछ है, अगर उसकी बेसिस पर रख के वो डिविडेंड नहीं देती तो वो उसकी अपनी डिस्क्रिप्शन है उस ऑर्गेनाइजेशन की कि अगर शेयर होल्डर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स परचेज करते हैं तो उनको वो शेयर्स भी परचेज हुए हुए मिल रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी बड़ी बात है। डिविडेंड नहीं दे रहे, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है डिविडेंड नहीं देना, पॉसिबल है, कर सकती है ये। अब वो कैसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, किस तरीके से होती है, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस टाइप 1, रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। इन रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी dividend payable at usual rate is called as regular dividend policy. एक यूजुअल रेट पे, एक सर्टेन परसेंटेज पे आप डिविडेंड दे रहे हो। दिस टाइप ऑफ पॉलिसी इज सुटेबल टू स्मॉल इन्वेस्टर्स, रिटायर्ड पर्सन एंड अदर्स। अब यहाँ पे ये पॉलिसी किन के लिए अच्छी होती है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलर डिविडेंड दे रहे हैं उनके बेसिस पे आप उनके शेयर्स परचेज करो। और अब ये पॉलिसी सूटेबल किसके लिए? छोटे इन्वेस्टर्स, जिनके पास थोड़े से पैसे हैं, थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशंस के उन्होंने शेयर्स परचेज कर लिए। अब क्या होता है, वो शेयर्स पे आपको एक रेगुलर अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलता ही रहेगा। क्लियर? रिटायर्ड पर्सन है, आपके रिटायरमेंट का जो अमाउंट मिलता है उनका, उसने शेयर्स परचेज कर लिए, उस शेयर्स पे आपको एक फिक्स डिविडेंड मिलता ही रहेगा। शेयर प्राइस फ्लक्चुएट होती रहेगी, उसके ऊपर आपके पास कैपिटल गेन मिलता है। क्लियर? और आपकी जो डिविडेंड है वो रेगुलर अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिल रहा होता है। तो अब इस सिचुएशन में आपके पास डिविडेंड आता है एक सर्टेन परसेंटेज। अदर्स में बहुत सारे आ जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं हमारा पैसा इधर उधर इन्वेस्ट हो, कहीं फिक्स में हो, तो बेहतर है हम शेयर्स परचेज कर लें, हमें डिविडेंड मिल जाएगा और उसके बाद आगे देख लेंगे। जब कोई ऑप्शन अच्छा सूटेबल नहीं होता तो वो वहां पे डिविडेंड परचेज कर लेते हैं। एग्रीड? अब यहाँ पे बात करते हैं स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी की। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी मींस पेमेंट ऑफ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड रेगुलरली। आप रेगुलरली एक मिनिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड हमेशा पे करते ही रहते हैं। स्टेबल में क्या है, रेगुलर में आप परसेंटेज पे कर रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक मिनिमम अमाउंट पे कर रहे हो कि आप पर शेयर 0.5 देते ही रहेंगे, पर 10 शेयर्स 1 रुपी देते ही रहेंगे। जिसके पास शेयर होल्डिंग है 10 शेयर्स पे 1 रुपी आपको मिलता ही रहेगा। ये अमाउंट की बेसिस पे होता है। उसके बाद फर्दर इस डिविडेंड पॉलिसी के इंपॉर्टेंट फॉर्म्स भी हैं कि फॉर्म्स किस तरीके से,
रेगुलर में आपने एक परसेंटेज फिक्स कर दिया और वही परसेंटेज देते हैं। स्टेबल में इनकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं और वो फॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है। क्लियर? अब यहाँ पे बात करते हैं, दिस डिविडेंड पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स। सबसे पहले कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर आप एक कांस्टेंट डिविडेंड दे रहे हो, एक अमाउंट तय कर दिया आपने कि आप पर शेयर इतना डिविडेंड दोगे। क्लियर? अब वो 0.2 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 1 रुपी हो सकता है, 2 रुपी हो सकता है, डिपेंड ऑन कि आपके बिजनेस का फॉर्म कैसा है, डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस की स्ट्रक्चर कैसा है। क्लियर? अब उसके बाद आ जाता है कांस्टेंट पे आउट रेशियो, कि आपके बिजनेस में आपके मार्केट प्राइस, क्योंकि पे आउट रेशियो में आप देखो मार्केट प्राइस भी डिपेंड करती है और अर्निंग पर शेयर भी डिपेंड करता है। तो जब ये दोनों चीजें यहाँ पे डिपेंड करती हैं तो आप देखते हो कि कांस्टेंट पे आउट कितना आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अकॉर्डिंग टू दैट आप वो तय करते हो। देन स्टेबल रुपी डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड। अब आपकी जो थर्ड फॉर्म है और जो एडवांस फॉर्म है वो आप क्या करते हो कि मैं स्टेबल पर शेयर इतना तो दूंगा, पर शेयर इतना तो दूंगा, उसके बाद ये एडिशनल डिविडेंड भी दूंगा। उसका फॉर्म है, उसका वो ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप का डिविडेंड ले रही है। स्टेबल मींस एक सर्टेन परसेंटेज के बाद एक सर्टेन अमाउंट, स्पेसिफिकली सर्टेन अमाउंट के बाद वो वहां पे फिक्स होता है, उसके बाद वो एडिशनली उस पर जितना दे वो दे सकते हैं। यहाँ पे स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी में एडिशनल का पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है, जबकि आप प्रीवियस में रेगुलर डिविडेंड में बात करें तो एक रेगुलर परसेंटेज फिक्स कर दिए, इतनी परसेंटेज आपको मिलेगी। ऐसा लगता है वो फिक्स में जो आप अमाउंट डिपॉजिट करवाते हो और फिक्स में आपको मिलता है कि इतना परसेंटेज आपको मिलता ही रहेगा, उस तरीके का ये डिविडेंड होता है। तभी ये छोटे इन्वेस्टर्स, रिटायर्ड पर्सन, उनके लिए बेहतर है। यहाँ पे एक बिजनेस स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी में आप देखते हो कि जो बिजनेस को समझता है, बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चीजें अप एंड डाउन हो रही हैं वो उसको समझता है, उसी के अकॉर्डिंगली वो देख रहा है कि डिविडेंड दे रहे हैं प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड भी दे रहे हैं, जो कि एडवांस एक पॉलिसी होती है कि डिविडेंड तो दे ही दे रहे हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म कर रही है तो हम एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं। अब हम थर्ड टाइप की बात करते हैं, इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। When the companies are facing constraints of earning unsuccessful business operation, they may follow irregular dividend policy. अब यहाँ पे हमें हो कि ड्यू टू दिस पैंडेमिक सिचुएशन अगर बिजनेस ही अर्न नहीं हुआ, अनसक्सेसफुल बिजनेस चला गया, या फिर हमने किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था जिस प्रोजेक्ट की वजह से हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं मिला, बेस्ड ऑन दैट एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका बिजनेस सक्सेसफुली रन नहीं हो सका, आप अब उसको डिविडेंड नहीं पे कर सकते। अब इस सिचुएशन में आप इरेगुलर डिविडेंड्स देते हैं। इरेगुलर डिविडेंड्स आगे फर्दर बात करती हूँ किस तरीके से देते हैं। इट इज वन ऑफ द टेम्पररी अरेंजमेंट्स टू मीट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। अब जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द ईयर आते हैं उस पर आप डिविडेंड नहीं देते हो, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि जब अच्छा परफॉर्म करते हो तब आप अच्छा पे आउट देते हो, जब आप अच्छा पे आउट देते हो तो आपके इन्वेस्टर्स को पता है कि जब अच्छा होता है तो हमें अच्छा रिटर्न मिलता है। क्लियर? उस बेसिस पे वो आपके शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं। थर्ड पॉइंट, these types are having adequate profit, for others no dividend is distributed. अब यहाँ पे क्या होता है, इस डिविडेंड में एडुकेट प्रॉफिट अर्न करना जरूरी है, अगर वो नहीं होता तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। अब बात आ जाती है यहाँ पे नो डिविडेंड पॉलिसी की। हम कोई डिविडेंड पॉलिसी नहीं देंगे जस्ट बिकॉज कि उन्होंने एक पॉलिसी बना ली कि अगले 3 साल तक हम कोई डिविडेंड नहीं देंगे, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो सारा का सारा हम या तो कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं या अपनी रिटेन अर्निंग में मेंटेन करके रख रहे हैं। रिटेन अर्निंग में मेंटेन करके वो अपने पास हार्ड कैश नहीं रखते, क्योंकि पैसे पड़े पड़े उनकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो उन्होंने रिटेन अर्निंग में जो पैसे बचा के रखे हैं वो कहीं इन्वेस्ट किए हैं, क्योंकि आफ्टर 3 इयर्स वो एक न्यू प्रॉफिटेबल वेंचर की तरफ जा रहे हैं, और जब वो एक न्यू प्रॉफिटेबल वेंचर की तरफ जाते हैं तो उसके लिए बैकएंड में उनकी ये पॉलिसी है कि हमें अपने बिजनेस के इंटरनल सोर्सेज से पैसे अर्न करने हैं। और इंटरनल सोर्सेज से पैसे कलेक्ट कब होंगे, जब हम डिविडेंड नहीं देंगे फॉर द टाइम बिंग। और एक ऑर्गेनाइजेशन के जो ट्रू शेयर होल्डर्स होते हैं, जो ट्रू शेयर होल्डर्स होते हैं अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर,
क्योंकि ज्यादा परसेंटेज तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर के पास होती है, जनरल पब्लिक के पास हो एज कंपेयर टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जनरल पब्लिक के पास कम परसेंटेज होती है। क्लियर? अगर एक ने बेचे तो दूसरा परचेज कर लेगा, दूसरे ने बेचा तो तीसरा परचेज कर लेगा। हमारे लिए तो जनरल पब्लिक तो एक ही जैसी है। एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से मैं अगर बात करूं तो हमारे उस ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से जनरल पब्लिक तो एक ही है। अब हम जब ये अनाउंसमेंट कर देते हैं, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब ये डिस्क्लोजर दे देते हैं कि 3 इयर्स के बाद कंपनी एक नई ब्रांच ओपन कर रही है या एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट लाइन बना रही है, ठीक है, तो जब ये डिस्क्लोजर आ जाता है तो उसकी बेसिस पे वो कहते हैं कि हम 3 साल तक डिविडेंड नहीं देंगे। तो वहां पे क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं वो टेक्निकली सोचते हैं कि अभी प्रॉफिट नहीं मिल रहा, लेकिन हमें पता है ये बिजनेस अभी तक इतना सक्सेसफुली रन हुआ है तो आगे भी सक्सेसफुली रन होगा। इसका मतलब शेयर प्राइस आगे जाके इस बिजनेस की बढ़ेगी, और जब शेयर प्राइस बढ़ेगी तो वो जो हमें कैपिटल गेन होगा वो कैपिटल गेन हमारे प्रॉफिट, हमारे डिविडेंड रिकवर कर देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो एक टेक्निकल शेयर होल्डर होगा वो अपने शेयर सोल्ड नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि 3 साल बाद ये ऑर्गेनाइजेशन एक नए वेंचर की तरफ जा रही है, एक नया एक्सपेंशन की तरफ जा रही है। अब बेस्ड करता है वो एक्सपेंशन आपके लिए प्रॉफिटेबल होता है नहीं होता, क्या होता है, बट ये कि एक कंपनी इतनी प्लानिंग कर रही है तो वो सक्सेसफुल होने के लिए इतनी प्लानिंग कर रही है। गेटिंग माई पॉइंट? अब इस वक्त मैं यहाँ पे एक बात करूं कि जो ओवरऑल कराची में बैरिया टाउन के फ्लैट्स वगैरह हैं, तो उनका एक पर्सपेक्टिव ये भी होगा कि अभी इस वक्त बैरिया टाउन के फ्लैट्स के रेट्स कम जा रहे हैं, बट ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये तो आसमान छुएंगे, सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है। स्टेबिलिटी कहीं तो आएगी, ऐसा नहीं है 2 साल 4 साल, लेकिन एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद एक अच्छा प्रॉफिटेबल वेंचर जरूर बनेगा ये। और वो जो इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका वहां पे ऑनरशिप होगी और वो अभी रेट टू रेट जा रही होगी इस वक्त, बट ये कि बहुत सारे लोग नहीं बेच रहे, कोई बात नहीं, हमें पता है अभी हमें अर्निंग नहीं हो रही है, लेकिन जब होगी तब इतनी सफिशिएंट होगी कि वो पुरानी बैकलॉग सारा हमारा रिकवर हो जाएगा। हर किसी के यही थॉट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब यहाँ पे सिर्फ एक कंपनी का मैं बता रहा हूँ, सिर्फ उसमें उसमें बता रही हूँ कि यहाँ पे बैरियर टाउन की चीजें कैसे चल रही हैं। इस तरह से बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो मल्टीनेशनल बिजनेसेस हैं, जो आपके ओवरऑल पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो जब न्यू एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं तो वो फॉर द टाइम बिंग डिविडेंड नहीं देते। क्लियर? No dividend policy. Sometimes the company may follow no dividend policy because of its unfavorable working capital position of the amount required for future growth of the concern. फ्यूचर ग्रोथ के लिए अभी वर्किंग सही नहीं हो रही है, अभी हमारे पास पैसा निकालते जाएंगे तो बिजनेस में बचेगा नहीं, जब अभी नहीं निकालते, अभी हमारे पास पैसा नहीं है, तो इस सिचुएशन में नो डिविडेंड पॉलिसी की एक टाइप ऑर्गेनाइजेशन अवेल करती है। नेक्स्ट में बात करते हैं डिविडेंड थ्योरीज की। डिविडेंड थ्योरीज में बात आ रही है इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड एंड रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड। इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड में बात हो रही है सोलोमन अप्रोच एंड एमएम अप्रोच की। रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड में हमें बात हो रही है वॉल्टर्स मेथड की और गॉर्डन्स मॉडल की। वॉल्टर्स मॉडल और गॉर्डन्स मॉडल की डिविडेंड की ये थ्योरीज है जिसमें हम कहते हैं डिविडेंड इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड मींस डिविडेंड दो या ना दो, इन दोनों अप्रोचेस में डिविडेंड की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, और यहाँ पे ये रेलेवेंट डिविडेंड है कि डिविडेंड का बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट है वॉल्टर्स मॉडल एंड गॉर्डन मॉडल। यहाँ पे इस स्टेज पे अभी आप ये समझो कि डिविडेंड की थ्योरीज कौन सी है और इसके बाद इन थ्योरीज के पीछे बैक एंड कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे इंट्रोडक्टरी लेवल पे इन चीजों को समझो। इंशाल्लाह फ्यूचर कोर्सेज में जो फाइनेंस के स्पेशलाइज्ड कोर्स हैं और इवन जो एडवांस कोर्स आएंगे आपके, उसमें हम स्पेशली इसकी डेरिवेशंस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे इस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लेना, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मैं कैलकुलेशन के थ्रू आपको समझाऊं, बोर्ड पे लिख के समझाऊं, डेरिवेशंस करवाऊं, तो उस चीज में थोड़ी सी लैकिंग आ रही है कि वो चीजें कैसे करें, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं कवर करूंगी इंशाल्लाह। अगर मैं ही आपको कंटिन्यू करी फ्यूचर कोर्सेज में
तो मेरी कोशिश होगी आपको कि मैं आपको ये एरिया ज़रूर कवर करवाऊँ। डिस्पाइट अगर कोई और भी आपको कवर करवाएगा तो वो एडवांस स्टेज पे डिविडेंड के बारे में फाइनेंस में ज़रूर समझाएगा। आई एम श्योर अबाउट दिस। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप फाइनेंस की स्पेशलाइजेशन के सेमिनार्स भी कंडक्ट होंगे और इसके अलावा वर्कशॉप्स भी कंडक्ट होंगी फ्यूचर में। तो उसमें भी जो यहाँ पे लूप होल्स रह जाते हैं, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कंप्लीट ओवर देयर। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच क्लास। डिविडेंड से रिलेटेड और प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, you can ask me on WhatsApp group. I will explain over there and I will explain in the upcoming lectures. Thank you so much class. Stay blessed, stay happy, stay home.